हमारी कौम के अंदर भरा गया कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम ये भी नहीं कर सकते। हमें हर बात में कहा गया कि जब तक तुम्हें उनका साथ नहीं मिलेगा तुम ये नहीं कर पाओ। अरे भाई, कभी ये भी तो सोचो, जब तक हमारा साथ नहीं मिलेगा तो उनका कुछ नहीं होने वाला। वो 2014 में भी हारे थे, वो 17 में भी हारे, 2019 में भी हारे, और वो 22 भी हारेंगे। उनके अंदर दम ही नहीं है बीजेपी को हराने का। भाई 2014 में एमआईएम तो नहीं थी यहाँ पे, आप क्यों हार गए? 2017 में एमआईएम तो नहीं थी, आप क्यों हार गए? 2019 में तो एमआईएम नहीं थी यहाँ पर, मजलिस नहीं थी, आप इलेक्शन क्यों हार गए? आपके अंदर दम ही नहीं है उनको इलेक्शन हराने का, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपने कभी देखा कि विपक्ष जो है वो महंगाई के लिए किसी मुद्दे के लिए सड़कों पर उतरता है? वो सिर्फ ट्वीट करता है इसी कमरे में बैठ कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, और उसको शान से लगाता है कि मैंने देखी, आवाज़ उठाई है। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहेंगे, पर आप दलित हैं तो आप दलित प्रकोष्ठ का, ये क्या बात नहीं? तो माइनॉरिटीज में और भी तो सारे आ गए ना, उसमें भी फिर मुस्लिम चेहरा चुना। नहीं तो उससे पहले सिख चेहरा भी चुन चुके हैं। हाँ। ये कोई नई बात नहीं है। तो और दूसरी बात ये कि इमरान साहब को उन्होंने यहाँ चुनाव भी लड़ा है, पहले भी चुनाव लड़ा है यहाँ से, तो उनको चाहिए कि वो प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ें, वहाँ से जीतें, तो लोगों का भरोसा उन पर बढ़ेगा। ये मेरा उनको मशवरा है। तो यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं बढ़ाएगा? देखिए, यहाँ के लोग बहुत बार बाहर के लोगों को वोट दे चुके हैं और उसका वो नतीजा भुगत चुके हैं। आप अभी मुझसे बात मत कीजिए, आप आवाम में जाके कुछ पूछ लीजिए, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा उसका कि बाहरी का और अंदरी का कितना यहाँ पे जोर है इस बात का कि हम जो है वो घर के आदमी को वोट करेंगे, बाहर के आदमी को नहीं करेंगे। एनआरसी पे लेके जो है असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल होता है कि उन्होंने बिल फाड़ा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई तो उनको जो है जेल में डाल दिया। देखिए, पार्लियामेंट में का जो कस्टोडियन होता है वो स्पीकर होता है, तो जब उस स्पीकर को बिल फाड़ने में एतराज़ नहीं है तो मुझे और आपको क्यों है? कोई एतराज़ नहीं है ना। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने बिल फाड़ दिया। जब उन्होंने बिल फाड़ा तो उस बिल फाड़ने का असर ये था कि हम जैसे नौजवान जो थे, तो हम उस टाइम वक्त पार्टी में भी नहीं थे, लेकिन उनके बिल फाड़ने की वजह से हमें पता चला कि ये बिल कितना ख़तरनाक है। हमने उसको पढ़ा, उसको स्टडी किया, उसके मेरिट डिमेरिट दोनों देखे, तो हमें समझ में आया तो बहुत ख़तरनाक बिल है। ये तो देश को तोड़ने वाला बिल है, ये तो भारत को खंडित करने की नहीं बनाया जा रहा है बिल। तो यहाँ पे हमने मुरादाबाद में एनआरसी धरने की शुरुआत करी 29 जनवरी 2019 को ईदगाह मैदान में, और 2 महीने तक हम डटे रहे यहाँ पर। उसका फ़ायदा ये पहुँचा कि एनआरसी का जो सरकारी का प्लान था ठंडे बस्ते में चला गया फिलहाल। तो हमारे धरना देने से दिल्ली में धरना देने से फ़ायदा पहुँचा, और उससे एक मुस्लिम्स के अंदर एक अवेयरनेस आई। लोगों ने देखा कि भारत के अंदर शांतिपूर्ण धरना चलता कैसे है। मुसलमान पहली बार 70 सालों में धरना देने के लिए बाहर निकले, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, सब आम लोग थे, स्टूडेंट्स थे। उन लोगों ने सिखाया कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलता कैसे है। तो जितने भी आंदोलनकारी भारत में इस वक्त हैं, तो उनको मुसलमानों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओवैसी साहब का आरोप करता है सिर्फ टेलीविज़न पर इसका विरोध किया। शाहीन बाग और जामिया या उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए, कहीं ओवैसी साहब नज़र नहीं आए। देखिए, उसकी एक वजह यह भी है कि उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना था। वो पॉलिटिकल मुद्दा था, लेकिन उसके अंदर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप उसको लीड नहीं कर रही थी। तो उस पर अगर ओवैसी साहब पहुँच जाते, आप कहते साहब ये ओवैसी साहब का है, खाली ये मुसलमानों का, दलितों का, ये किसी का नहीं है, ये खाली ओवैसी साहब का है। और जहाँ पे उन्हें करना चाहिए था उन्होंने किया भी। हैदराबाद में आप देखिए लाखों लोगों को आए थे धरने में, और धरना लगातार चला भी। तो ओवैसी साहब की वजह से ही एनआरसी का जो मुद्दा उठा है वो ओवैसी साहब की ही वजह से उठा है, वरना ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था, किसी को पता भी नहीं था। सब ने वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा दी थी, यस यस यस, सब यस मैडम यस सर कर रहे थे वहाँ पर, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग। जब 370 का मैटर हुआ था तब भी विपक्ष साथ में था, समाजवादी साथ में थी, राज्यसभा में सारे के सारे एब्सेंट हो गए, वो बिल पास करा दिया। ट्रिपल तलाक पे भी उन्होंने ये किया। तो ये सब चीज़ें युवा जो है, जनता जो है वो देख रही है कि क्या गेम कर रहे हैं हमारे साथ। राज्यसभा में जब यूएपीए पास हुआ, 370 पास हुआ, राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन वो बिल राज्यसभा से ही पास हो जाता है। ट्रिपल तलाक का बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है। कैसे पास हो जाता है? क्योंकि जिन लोगों को हमने वोट दिया वो लोग वहाँ पर एब्सेंट थे। क्या कर रहे थे? बाहर कैंटीन में चाय पी रहे थे, अंदर बिल पास हो रहा था। ये समाजवादी के साथ भी के भी साथ में थे, बीएसपी के भी थे, और कांग्रेस के भी थे, तृणमूल कांग्रेस, मेरा पूरी लिस्ट है उसकी, सब लोग शामिल थे उसमें।
अच्छा, उन लोगों के आपके पास क्या जवाब होगा जो ये सवाल करते हैं, जैसे आपके कैंडिडेट उतरेंगे वोट मांगने जब सड़कों पर जाएंगे, तो लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर हम ओवैसी साहब को वोट दे भी देते हैं, अधिकतर मुसलमानों के मन में ये सवाल आता है, तो सीट तो निकलने वाली है नहीं, और अगर निकल भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नुकसान होगा उन पार्टियों का जो बीजेपी को हराने वाली हैं। तो इसके लिए आपका क्या जवाब? था पहले बात, हम वो इलेक्शन में खड़े होंगे तो क्या कहते हैं, सामने की पार्टी हारेगी, ठीक है, हारे, उन्हें हारना चाहिए। वो 2014 में भी हारे थे, वो 17 में भी हारे, 2019 में भी हारे, और वो 22 भी हारेंगे। उनके अंदर दम ही नहीं है बीजेपी को हराने का। भाई 2014 में एमआईएम तो नहीं थी यहाँ पे, आप क्यों हार गए? 2017 में एमआईएम तो नहीं थी, आप क्यों हार गए? 2019 में तो एमआईएम नहीं थी यहाँ पर, मजलिस नहीं थी, आप इलेक्शन क्यों हार गए? आपके अंदर दम ही नहीं है उनको इलेक्शन हराने का, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपने कभी देखा कि वो विपक्ष जो है वो महंगाई के लिए किसी मुद्दे के लिए सड़कों पर उतरता है? वो सिर्फ ट्वीट करता है इसी कमरे में बैठ कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, और उसको शान से लगाता है कि मैंने देखी, आवाज़ उठाई है। अरे भाई, सड़कें जाम करो, लोगों को बताओ, लोग परेशान हैं, महंगाई 2 गुना बढ़ चुकी है, बिजली का रेट देख लीजिए आप, पेट्रोल का रेट देख लीजिए आप, अस्पताल कितने महंगे हैं। नहीं, वो बात ठीक है, मैं बात अब विपक्ष की नहीं कर रहा हूँ, वो तो ये कहेंगे, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। उनके सवालों का जवाब आप इस सवाल का क्या सवाल है उनका जनता? ये सवाल कि अगर हम वोट देंगे ओवैसी साहब को तो नुकसान उन्हें लगता है कि अगर वोट कटेगा हमारा, और अगर हम उस पार्टी को दे देंगे तो जनता की बात ही नहीं है। हाँ, ये उन विपक्षी बहुत सारे लोग हैं, ये उनकी विपक्षी कार्यकर्ताओं की बात है, जो जिनका अपना एक इन्वेस्टमेंट है एक पार्टी के अंदर। अच्छा, ये वो लोग कहते हैं बात, जनता ये बात नहीं कहती। जनता तो देख रही है, जनता अगर सपोर्ट नहीं कर रही होती एमआईएम इतनी तेजी से कैसे बढ़ जाती? ठीक है, उनका क्या? हाँ, क्या वो कर ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि जब तक वो ये इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि वोट काटना था, जब भाई हम 70 साल से क्या कर रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी। पहले जनसंघ को हरा रहे थे, आज बीजेपी को हरा रहे हैं। तो मुसलमानों का ज़िंदगी का मकसद जो है वो बीजेपी को हराना है। भाई अगर हमारे साथ अगर ऐसा कुछ मामला, आपका कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया है, तो आप वो संविधान में लिखवा दिए कहीं पे कि मुसलमानों के ज़िंदगी का मकसद जो है वो बीजेपी को हराना है। आप संविधान में एक अमेंडमेंट करा दीजिए, कई बार अमेंडमेंट हो चुका है, एक अमेंडमेंट ये भी करा दीजिए। आप किसी आम हिंदू से, आम मुसलमान से बात करेंगे और उससे कहेंगे कि भाई भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, तो वो कहेगा नहीं बन सकता, संविधान में लिखा। आप रिसर्च कर लिए, लोगों ने रिसर्च करी है इसके ऊपर कि वो कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारी कौम के अंदर भरा गया कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम ये भी नहीं कर सकते। हमें हर बात में कहा गया कि जब तक तुम्हें उनका साथ नहीं मिलेगा तुम ये नहीं कर पाओ। अरे भाई, कभी ये भी तो सोचो, जब तक हमारा साथ नहीं मिलेगा तो उनका कुछ नहीं होने वाला। ये सोच बदलने की ज़रूरत है, बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है, हौसले के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी बात कीजिए और मजबूती के साथ कीजिए। जहाँ पे आपको मौका लगे आप अपनी लीडरशिप खड़ी कीजिए। या बैरिस्टर असदुद्दीन साहब खुद कहते हैं कि मैं भारत में जो है वो हर गली मोहल्ले में एक लीडर देखना चाहता हूँ। हर लीडर का मतलब क्या होता है? वो एमएलए एमपी पार्षद नहीं होता, वो भी हो सकता है, लेकिन उसका मेन मकसद होता है कि आवाम के जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो उसको रिप्रेजेंट करें, उसको सबके सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें, शासन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उसकी नाली टूटी वो नाली बननी चाहिए। ठीक है, आपकी पार्टी की पहचान एक मुस्लिम पार्टी के तौर पर की जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर और भी बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, उनके लिए आपके मन में क्या विचार है या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या सोच है आपकी उनके लिए? हमारा बहुत सीधी सी पार्टी की लाइन बहुत सीधी है कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, और विकास खाली मुसलमानों का तो होगा नहीं, विकास हिंदुओं का भी होगा, ब्राह्मणों का भी होगा, दलितों का भी होगा, सबका होगा। हम तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, यही मुद्दा भी है हमारा। अगर जो हमारे हिंदू भाई हमें सुन रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि पेट्रोल जो है वो महंगा होता चला जाए और वो इस बात पर खुश हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी, फिर तो वो बीजेपी के अलावा किसी को वोट ही नहीं करेंगे फिर। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि इस महंगाई ने उनके कारोबार ख़राब कर दिए, उनके सेविंग्स ख़त्म कर दी, उनके बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है, तो फिर ठीक है, फिर वो साथ में आएंगे। आरोप लगता है AIMIM सिर्फ जो है सोशल मीडिया तक सीमित है, ज़मीन पर संगठन नज़र नहीं आता है। हाँ, ये बात ठीक है कि हमने अब, क्योंकि हमारी पार्टी अभी नहीं है, तो जैसे मैं भी कुछ दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया हूँ, तो संगठन पे काम करना ज़रूरी है और उसी पे काम भी चल रहा है। इसीलिए अभी हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो ऐलान किया था सिर्फ 100 सीटों पे किया था कि जहाँ हमारा संगठन है पहले हम वहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे,
और संगठन पे जाहिर सी बात है, तो अगर आपके पास संगठन अगर नहीं है तो आप वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, आप अपना चुनाव लड़ सकते हैं, उससे खानापूरी होगी। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है बहुत प्रैक्टिकल है। वो 400 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर सकती थी, उनको रोक लेता उसे क्या। ठीक है, 100 में से क्या कितनी उम्मीद है, कितनी सीटों तक आप सफल हो सकते हैं? देखिए, ये तो गैब की इल्म है। एक उम्मीद होती है। उम्मीद तो हमें 100 की है। अच्छा, हाँ, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विकास की बात की। अगर हम यूपी के इतिहास पर थोड़ी नज़र डालें, 3-4 दशक से अगर हम देखें तो यूपी में कभी भी विकास के नाम पर जनता ने वोट नहीं किया है। तो क्या लगता है इस बार विकास के नाम पर वोट देगी? क्योंकि हर बिल्कुल यूपी देगी। की जनता हमेशा मंदिर मस्जिद और जाति धर्म पर ही वोट देती है। बिल्कुल देगी। देखिए, मंदिर मस्जिद का इशू तो अब खत्म हो चुका है। मंदिर मस्जिद का जो इशू था वो खत्म हो गया है। इशू खत्म हो गया, लेकिन लोगों के मन में आज भी है। नहीं, वो जिन मन में है, आप क्या कर सकते हैं उसमें? हाँ, इशू खत्म हो गया, मगर ओवैसी साहब कहते हैं कि हम आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बिल्कुल हमारे साथ बताएंगे। ये हुआ। हाँ, भाई वो तो इतिहास है ना, वो तो बताया जाएगा। जो इतिहास है वो बताया जाएगा। लेकिन अब मुद्दा जो है वो विकास ही रहेगा। अब मुद्दा जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा, अब मुद्दा विकास रहेगा। ठीक है, हो मुझे गया। आखिरी सवाल, एसटी हसन साहब ने जो है ये कहा है कि ओवैसी साहब यहाँ पर मुरादाबाद का दौरा करा तो उससे जो है यहाँ के मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो समाजवादी के साथ है। अब ये देख लीजिए आप, इतनी सीरियस बात है तो इस बात को मैं इतनी सीरियस ले लूँगा। हमारे बड़े हैं वो और अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी में फंस गए हैं कि जिस पार्टी में हर किसी का आदम कर दिया जाता है। तो मैं तो मशवरा दूंगा कि हमारे बड़े हैं, हमारे साथ आइए, हमारी सरपरस्ती करिए, हमारी में आइए, हम दावत दे रहे हैं। चलिए, ठीक है।